हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर मानसी मिश्रा। आज हम डिस्कस करेंगे, क्या थंबनेल से तो पता ही चल गया होगा आपको। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्चुअल मेडिकल प्रोसीजर ऑफ एमएनएस। आज हम डिस्कस करेंगे एमएनएस का एक्चुअल मेडिकल प्रोसीजर, क्या क्या होता है मेडिकल में, कौन कौन से टेस्ट होते हैं, कितने मेडिकल डिपार्टमेंट से होकर आपको गुजरना पड़ता है, उन रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स में क्या क्या होता है और बहुत सारी चीज़ें। हालांकि इस पर वीडियो पहले भी बनाया जा चुका है, लेकिन आई थिंक कि अभी भी कुछ कन्फ्यूजन आपके ब्रेन्स में, आपके माइंड में रहता है। तो आज हम ट्राई करेंगे कि आपके उन सारे कन्फ्यूजन्स को फुल स्टॉप दिया जाए और आपके सारे डाउट्स को आज क्लियर किया जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर दबाएं। इसके साथ साथ अगर आपको वीडियो में समझ में आता है कि क्या मेडिकल प्रोसीजर होता है, वीडियो पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि ऐसे एमएनएस एस्पिरेंट्स जो अपना एग्ज़ाम 2021 में फ़ेस करने वाले हैं, if they want to make us a small part of their success story, then they can contact us। स्क्रीन पर आपको हमारा नंबर तो डिस्प्ले हो ही रहा होगा। अगर आप मेडिकल से रिलेटेड और वीडियोस हमारे देखना चाहते हैं तो वो कहाँ मिलेंगे आपको? आई बटन में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक कुछ बच्चों के दिमाग में ये कन्फ्यूजन था कि जो बच्चे इंटरव्यू क्लियर करते हैं सिर्फ वही मेडिकल के लिए आगे जाते हैं, बट दिस इज़ नॉट ट्रू। ऐसा नहीं होता। मेडिकल और इंटरव्यू आपके साथ साथ चलते रहते हैं। इंटरव्यू और मेडिकल आपके साथ साथ चलते हैं। मेडिकल प्रोसीजर आपका डे 1 से स्टार्ट हो जाता है, साथ ही साथ उनमें से ही पहले दिन ही या किसी एक दिन आपका इंटरव्यू शेड्यूल कर दिया जाता है। यानी ऐसा हरगिज़ नहीं होता कि द स्टूडेंट्स हु हैव क्वालिफाइड द इंटरव्यू आर ओनली will only face the interview. No, this is not true. Every candidate will face the interview and medical procedure after qualifying the written examination. तो written exam qualify करने के बाद हर एक स्टूडेंट को मेडिकल साथ ही साथ इंटरव्यू फेज से होकर गुजरना पड़ता है। अब मेडिकल प्रोसीजर है क्या, कौन कौन से टेस्ट होते हैं, कैसे कैसे होता है? बेटा, मेडिकल प्रोसीजर इज़ ऑफ 5 to 7 days। 5 to 7 डेज़ का आपका मेडिकल प्रोसीजर होता है। डे 1 से आपके मेडिकल टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें आपको कुछ बहुत स्पेसिफिक नहीं होता। जस्ट इमेजिन दैट एनी डॉक्टर हैज़ सजेस्टेड, एनी डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड यू फ्यू टेस्ट एंड यू आर गोइंग टू द पैथोलॉजी फॉर दोज टेस्ट। तो इन द सेम वे मेडिकल प्रोसीजर विल हैपन देयर कि अगर आपको किसी डॉक्टर ने कोई टेस्ट एडवाइस किए हैं और आप पैथोलॉजी जाते हो उन रिस्पेक्टिव टेस्ट के लिए, तो इन द सेम वे जो एमएनएस में टेस्ट होते हैं, मेडिकल प्रोसीजर होता है, वो कुछ उसी के अकॉर्डिंग ही होता है, कुछ वैसा ही होता है। कुछ स्पेशल टास्क आपको नहीं दिया जाता, कुछ स्पेशल चीज़ें आपको नहीं करनी होती। तो ऐसी चीज़ों के लिए कंफ्यूज मत होइए। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ कि सम कैंडिडेट्स आर बीइंग कंफ्यूज्ड बाय सम सोर्सेज दैट देयर विल बी रनिंग, रेसिंग और फिज़िकल टेस्ट। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आपको रनिंग के लिए जाना हो, रेसिंग के लिए जाना हो या फिर आपसे कोई फिज़िकल टेस्ट कराया जाए। नथिंग विल बी देयर एंड ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। नो रेसिंग विल बी देयर, नो रनिंग टेस्ट विल बी देयर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ आपको आपके मेडिकल प्रोसीजर और इंटरव्यू प्रोसीजर से होके गुजरना पड़ता है। किसी भी तरीके का फिज़िकल टेस्ट इंक्लूडिंग पुशअप्स, चिन अप्स एंड रनिंग, ऐसा वहाँ पे नहीं कराया जाता है। नॉर्मल मेडिकल प्रोसीजर्स ही होते हैं। ओके, मेडिकल प्रोसीजर में क्या होता है? बेसिकली जितना मैंने ऑब्ज़र्व किया है, डे 1 से आपके ब्लड टेस्ट स्टार्ट होते हैं। ब्लड टेस्ट स्टार्ट होते हैं, उस ब्लड टेस्ट में आपका CBC दैट इज़ कंप्लीट ब्लड काउंट, वो कराया जाता है। कंप्लीट ब्लड काउंट में क्या होता है बेटा? आपके RBC का काउंट, WBCs का काउंट, प्लेटलेट्स का काउंट मेजर किया जाता है, हीमोग्लोबिन परसेंटेज मेजर किया जाता है। एंड जिसका हीमोग्लोबिन परसेंटेज कम होता है, दे आर कंसीडर्ड एज अनीमिक केस। उन्हें अनीमिक केस कंसीडर किया जाता है। अगर काफ़ी कम है आपका हीमोग्लोबिन काउंट, दैट इज़ ऑल्सो अ फैक्टर विच कैन गिव यू अ टेम्परेरी रिजेक्शन। तो ये भी एक फैक्टर बनता है जो आपको टेम्परेरी रिजेक्शन दे सकता है। देन आफ्टर 42 days यू हैव टू अप्लाई फॉर री मेडिकल्स।
उसके बाद 42 डेज़ के बाद आपको री मेडिकल के लिए अप्लाई करना होता है। अगर अगर आपको जल्दी में ही जॉइंडिस हुई है या फिर ऐसा कुछ केस है, अगर आपका पहले हीमोग्लोबिन काउंट प्रॉपर नहीं रहता था या फिर आप थोड़ा बहुत ब्लड की कमी आपको रहती थी, तो आई एम एडवाइजिंग यू कि अभी से आप अपनी एक हेल्दी डाइट लेना शुरू करो, बैलेंस डाइट लो, हेल्दी फूड्स खाओ। और अगर आपको थोड़ा बहुत भी लगता है कि हीमोग्लोबिन परसेंटेज आपका डाउन है, तो आप पोमोग्रेनेट है, इन सारी चीज़ों को कंज्यूम करना स्टार्ट करो, क्योंकि दैट इज़ नॉट अ बिग डील। ये बिग डील नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता कि अभी से अगर आप ट्राई करो तो आपका हीमोग्लोबिन परसेंटेज इंक्रीज़ नहीं करेगा। यू आर इन अ ग्रोइंग एज, आप एक ग्रोइंग एज में हो। ग्रोइंग एज कहने का मतलब ये नहीं है कि ऐसा नहीं होगा कि आप रातों रात आपकी हाइट बढ़ जाए, नो, बट यू आर इन अ ग्रोइंग एज। अभी आप ग्रोइंग एज में हो, हीमोग्लोबिन काउंट कैन बी इंक्रीज इजीली, तो वो बहुत आसानी से बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अभी से आप एक बैलेंस डाइट लेना शुरू करो। ब्लड टेस्ट होते हैं, साथ ही साथ आपका यूरिन टेस्ट होता है। यूरिन टेस्ट में क्या होता है, आपका यूरिनेशन में जितनी भी चीज़ें लाइक ग्लूकोज लेवल, आपकी कीटोनूरिया टेस्ट की जाती है कि कहीं कीटोन बॉडी तो यूरिन में नहीं आ रही, प्रोटीन यूरिया टेस्ट की जाती है कहीं प्रोटीन तो नहीं पास आउट हो रही है यूरिन के थ्रू, ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या है, यूरिन में ग्लूकोज का कितना अमाउंट पास हो रहा है, पस सेल्स तो नहीं पास हो रही हैं यूरिन में, ये सारी चीज़ें आपकी यूरिन टेस्ट में आती हैं। ब्लड सैंपल जो आपका लिया जाता है उसमें LFT भी होता है। LFT स्टैंड्स फॉर लिवर फंक्शन टेस्ट। LFT क्या होता है, लिवर फंक्शन टेस्ट होता है। ये भी आपका टेस्ट किया जाता है कि लिवर प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है कि नहीं। प्रॉपरली फंक्शन करने का मतलब ये है कि बिलिरुबिन, बिलीवर्डिन, इन सारी चीज़ों के परसेंटेज आपकी बॉडी में देखे जाते हैं, इनका कंसंट्रेशन आपकी बॉडी में नोट डाउन किया जाता है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि कहीं आपको जॉइंडिस तो नहीं है, कहीं आपका केस क्रॉनिक जॉइंडिस का तो नहीं है। क्रॉनिक शब्द हम मेडिकल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं फॉर अ ओल्ड एज डिज़ीज़। ओल्ड एज डिज़ीज़ से मतलब मेरा यहाँ पे वो नहीं है कि जो बूढ़े लोगों में बीमारियाँ होती हों। क्रॉनिक डिज़ीज़ का मतलब है ओल्ड डिज़ीज़, लाइक बहुत पहले टाइम से आपको कोई डिज़ीज़ चली आ रही हो, आप उसके पेशेंट हो फॉर ईयर्स, तो यू आर पेशेंट ऑफ सम डिजीज़ फॉर ईयर्स, देन दैट टाइप ऑफ डिजीज़ इज़ नोन एज क्रॉनिक डिजीज़। कि अगर आपको काफ़ी परसिस्टेंट कोई डिज़ीज़ है, बनी हुई है लगातार, तब वो आपकी क्रॉनिक डिज़ीज़ हो जाती है। तो क्रॉनिक जॉइंडिस आपकी चेक की जाती है, अभी प्रेजेंट में आपको जॉइंडिस है या नहीं, ऐसी सारी चीज़ें LFT से चेक की जाती हैं, दैट इज़ लिवर फंक्शन टेस्ट। ओके, ये सारा टेस्ट हो गया, आपका यूरिन सैंपल हो गया, ब्लड सैंपल हो गया, ये आपका बेसिकली डे 1 पर कलेक्ट कर लिया जाता है। फिर धीरे धीरे जो आपका ब्लड आपका सैंपल लिया गया था, उससे आपकी ब्लड शुगर भी टेस्ट की जाती है कि आइदर यू आर अ डायबिटिक केस और नॉट, कि आप कोई डायबिटिक केस तो नहीं हो, किस टाइप की डायबिटीज़ आपको, डायबिटीज़ टाइप 1, डायबिटीज़ टाइप 2 क्या है। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको बताया जाता है कि आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई है या नहीं। तो जो ब्लड सैंपल आपसे पहले ही दिन कलेक्ट किया गया था, उनसे सारी चीज़ें ये टेस्ट होती रहती हैं। या फिर अगर रिक्वायर्ड होता है तो दे कैन आस्क यू फॉर द ब्लड सैंपल अगेन, अगर ज़रूरत होती है तो वो आपसे दोबारा ब्लड सैंपल के लिए कह सकते हैं। ये टेस्ट आपके बेसिकली होने होते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं, लेकिन वो अलग अलग डिपार्टमेंट में होते हैं। अभी जो ये टेस्ट था, ये बेसिकली आपका पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में होता है। आपको एक सैम्पल्स कलेक्ट करने के लिए कुछ दिया जाता है, कुछ दिया जाने का मतलब यू आर प्रोवाइडेड विद द बॉटल्स, आपको बॉटल्स दी जाएंगी और दे विल कलेक्ट योर ब्लड सैंपल इन रिस्पेक्टिव बॉटल, समथिंग लाइक दैट। तो वो आपकी बॉटल्स में वो कलेक्ट कर लेंगे एंड यू आर प्रोवाइडेड एवरी रिक्वायर्ड थिंग ओवर देयर, हर चीज़ आपको प्रोवाइड की जाएगी। ये सारे टेस्ट आपको पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में करवाने होते हैं। इसके बाद डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हैं किस डिपार्टमेंट में जाने के लिए। अगर वो वहाँ से टाइमली फ्री हो जाते हैं तो दे आर एडवाइज टू गो फॉर द नेक्स्ट डिपार्टमेंट, उन्हें दूसरे डिपार्टमेंट में ले जाया जाता है फॉर फर्दर टेस्ट। लाइक अभी तक ये डिपार्टमेंट था, कौन से डिपार्टमेंट के टेस्ट हम डिस्कस कर रहे थे, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के। अब हो सकता है इसके बाद आपको डेंटल डिपार्टमेंट में ले जाया जाए। डेंटल डिपार्टमेंट में जो टेस्ट होते हैं बेसिकली बेटा वो टेस्ट करते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ टीथ, लाइक टीथ गैप्स कितने हैं आपके। तो 28 इज़ अलाउड, 28 टीथ सॉकेट्स आर अलाउड, ऐसी चीज़ें चेक होती हैं। अगर थोड़ी बहुत भी कैविटीज़, केयरीज हैं आपके टूथ में
तो नो नीड टू वरी अबाउट दैट, आपको उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो फिलिंग करा सकते हो, ऐसा कोई भी आपको इसकी वजह से रिजेक्शन नहीं मिलेगा। हाँ, बट ध्यान रखिएगा कि टू मच कैविटीज़ नहीं होनी चाहिए, देयर शुड बी नॉट टू मेनी कैविटीज़, बहुत सारी कैविटीज़ आपके टूथ में नहीं होनी चाहिए, बहुत सारी कैविटीज़ आपके टीथ में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप फिलिंग कराना चाहो तो करा लो। इसके बाद अगर टीथ ब्रेक हुए हैं आपके, कहीं कहीं पे टूटे हुए हैं, तो डोंट वरी, नथिंग विल बी मीन्स यू विल नॉट बी गिवन द टेम्प्रेरी रिजेक्शन। आपको टेम्प्रेरी रिजेक्शन इन सारी चीज़ों के लिए नहीं दिया जाएगा। बेसिकली टीथ गैप आपके काउंट किए जाते हैं, 28 टीथ तक होते हैं, तो यू आर परफेक्टली फाइन। हाँ, अगर ऐसी सीवियर कोई सर्जरी वाला केस है या फिर कोई सीवियर चीज़ है आपके माउथ में, ओरल कैविटी में, जिसकी वजह से आगे चल के फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो डेफिनेटली आपको टेम्प्रेरी रिजेक्शन मिल सकता है। उन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, कोई सर्जरी वाला केस तो नहीं है जिससे फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम होने पाए। अगर ऐसा नहीं है तो यू आर परफेक्टली फिट, नो नीड टू वरी अबाउट दैट। डेंटल डिपार्टमेंट की बात हो गई। फिर इसके बाद बात करें तो ENT डिपार्टमेंट में आते हैं। ENT दैट इज़ ईयर, नोज़, थ्रोट डिपार्टमेंट। यहाँ पे आपके ईयर, नोज़ और थ्रोट चेक किए जाते हैं। बेसिकली ईयर में क्या होता है, हियरिंग टेस्ट होता है वहाँ पे। आप हियरिंग टेस्ट कैसे होगा, देखो, आप सपोज़ आपको एक वेकेंट रूम में, एक एम्प्टी रूम में खड़ा किया जाएगा, ठीक है। यू आर एडवाइज टू मेक अ फॉर्म अ लाइन इन अ वेकेंट रूम। आपको वहाँ पे एक वेकेंट रूम में लाइन बनानी होगी, पिन ड्रॉप साइलेंस होगी वहाँ पे, एंड एक MNS ऑफिसर आपके साथ होंगे और 1 सीनियर डॉक्टर, और शी कैन बी एन MNS ऑफिसर ऑल्सो, थोड़ी दूरी पर आपसे खड़े किए जाएंगे, ठीक है। जो MNS ऑफिसर आपके साथ खड़े होंगे, जो MNS ऑफिसर्स आपके पास होंगी, वो क्या करेंगी, शी विल बी होल्डिंग अ पेपर, शी विल बी होल्डिंग अ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप पेपर। उनके पास पेपर होगा, शी विल पुट योर पेपर ऑन मीन्स ऑन योर ईयर्स। वो आपके दोनों ईयर्स पे बेसिकली 1 बाय 1 ये प्रोसीजर रिपीट किया जाता है। तो वो वहाँ पे एक पेपर को होल्ड करेंगी और आपके ईयर्स पे रखेंगी, समथिंग लाइक दैट, और इसके बाद वो स्क्रैच करती हैं उस पेपर पे। ऐसे आपका पेपर, जस्ट सपोज अभी तो मेरे पास पेपर नहीं है, मैं हाथ रख के बता रही हूँ, तो जस्ट इमेजिन आपका उन्होंने फेस इस साइड टर्न कराया, यहाँ पे हाथ रखा, हाथ में वो पेपर होल्ड करती हैं, पेपर होल्ड किया और उसको स्क्रैच कर रहे हैं, तो आपको जो सुनाई आवाज़ देती है वो स्क्रैचिंग की धीरे धीरे आवाज़ सुनाई देती है। वो धीरे स्क्रैच करती है, इतना बहुत ज़्यादा नॉइज़ या साउंड प्रोड्यूस नहीं करती कि आप कंफ्यूज हो जाओ, तो ये धीरे धीरे स्क्रैच करती हैं। इसके बाद जो MNS ऑफिसर्स आपसे कुछ दूरी पे खड़े होते हैं वो नंबर्स कॉल करते हैं, वो एक एक करके नंबर लेते हैं और आपको बताना होता है कि आपने कौन सा नंबर सुना है। दोनों साइड से ये प्रोसीजर रिपीट किया जाता है 1 बाय 1, पहले लेफ़्ट राइट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि दोनों साइड से आपको सेम ही प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, दोनों ईयर्स से सेम प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। और बेसिकली वो 3 नंबर्स रिपीट कॉल करते हैं, 3 नंबर्स कॉल होते हैं पर साइड के लिए। यानी इफ़ दे आर चेकिंग योर लेफ्ट ईयर देन दे विल कॉल 3 नंबर्स, एंड इफ़ दे आर चेकिंग योर राइट ईयर देन ऑल्सो दे विल कॉल 3 नंबर्स। तो ओवरऑल दे विल कॉल 6 नंबर्स। तो ओवरऑल मिला के वो 6 नंबर्स कॉल करेंगे और आपको उनमें से सही नंबर बताना है कि आपने क्या सुन पाया है। स्क्रैचिंग चलती रहेगी और आपको सही नंबर सुन के उन्हें बताना होगा कि आपने कौन सा नंबर सुना हुआ है। बेसिकली अगर आप 3 में से 2 भी सही सुनते हो देन यू आर फिट। If you are hearing 2 numbers correctly then also you are completely fit, ठीक है। ये होता है आपका हियरिंग टेस्ट। इसके बाद आपका ईयर वैक्स है या नहीं, अंदर का स्ट्रक्चर ईयर का कैसा है, कुछ डैमेज तो है। हाँ, ये एडवाइस करूँगी कि मैंने जितना ही ऑब्ज़र्व किया है, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स को क्या होता है, ईयर वैक्स उनके कानों में होती है, तो उनका हियरिंग टेस्ट भी प्रॉपर नहीं हो पाता और सम ऑफ द टाइम दे आर आस्क्ड टू रिमूव द ईयर वैक्स, देन दे कैन गो फॉर द फर्दर टेस्ट। तो ऐसा करिएगा कि जब भी आप जाइएगा ईयर वैक्स मतलब ENT के लिए या MNS के लिए, तो अपने साथ कॉटन बड्स लेके जाइएगा, तो यू कैन रिमूव योर ईयर वैक्स एट द सेम टाइम। मतलब वहाँ पे आपने ईयर वैक्स को साफ़ करवा के जाइएगा या फिर कॉटन बड्स लेके जाइएगा जिससे आप खुद ही ईयर वैक्स को साफ़ कर सको। क्योंकि कई बार देखने को मिलता है अगर काफ़ी पुराना ईयर वैक्स है तो इसकी वजह से टेम्परेरी रिजेक्शन भी बच्चों को मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पर तो वो खुद साफ़ नहीं कर पाते। अगर बहुत पुराना ईयर वैक्स है तो वो खुद साफ़ नहीं कर पाते।
उसके लिए उन्हें किसी मेडिकल असिस्टेंट की ज़रूरत होती है। और एमएनएस प्रोसीजर है जो मेडिकल आपका चल रहा होता है, उसके बीच से किसी एक दिन आपको शेड्यूल करना, किसी मेडिकल असिस्टेंट के पास जाना, फिर ईयर वैक्स रिमूव करा के वापस आना, दैट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर फिर भी आपका ईयर वैक्स रिमूव नहीं हो पाता है तो आपको एक टेम्प्रेरी रिजेक्शन दिया जाता है। तो अननेसेसरली आपका प्रोसीजर एक्सटेंड करता है, अननेसेसरली आपका टाइम वेस्ट होता है। तो इन सब से बचने के लिए ईयर वैक्स को क्लियर करवा के जाइएगा। फिर नोज़ टेस्ट होती है आपकी। बेसिकली ये जो आपका सेप्टम होता है ये टेस्ट किया जाता है, ये वाला सेप्टम, ठीक है, जो नॉस्ट्रल्स को आपके नॉस्ट्रल्स को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। कहीं ये थोड़ा सा टिल्टेड तो नहीं है। अगर कुछ लोग देखते हैं कि उनकी नाक थोड़ी सी टेढ़ी होती है, तो ये वाला सेप्टम थोड़ा सा टिल्टेड हो जाता है टूवर्ड्स एनी साइड। तो ऐसी कंडीशन में आपको एक टेम्प्रेरी रिजेक्शन मिलता है। अगर ये सेप्टम थोड़ा सा टिल्टेड हो जाता है तो आपको एक टेम्प्रेरी रिजेक्शन मिलता है। आपकी नोज़ की प्रॉपर स्ट्रक्चर टेस्ट किया जाता है, प्रॉपर फंक्शनिंग टेस्ट की जाती है। थ्रोट में आपको, जैसे आप यहाँ कभी टेस्ट कराने गए हो किसी पैथोलॉजी में और उन आपसे कहते हैं वो मेक अ साउंड ऑफ आ, मुंह खोलो बड़ा सा और आ का साउंड प्रोड्यूस करो, तो इन द सेम वे वहाँ पे थ्रोट टेस्ट होता है। लाइट वगैरह की हेल्प से, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से दे चेक योर थ्रोट, दे चेक योर वोकल कॉर्ड्स एंड समथिंग लाइक दैट, कि ऐसा कुछ है, कोई टेम्प्रेरी रिजेक्शन वाला केस तो नहीं है। ये सारी चीज़ें आपकी चेक होती हैं ENT डिपार्टमेंट्स में। तो अभी तक हमने कौन कौन से डिपार्टमेंट डिस्कस कर लिए? आपका पैथोलॉजी डिपार्टमेंट हमने डिस्कस किया, फिर आपका हमने ENT डिपार्टमेंट डिस्कस किया, एंड वी हैव डिस्कस डेंटल डिपार्टमेंट ऑल्सो। ठीक, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। बीच में एक दिन आपको अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए भेजा जाता है। अब अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए देखो, पहले से बता दूं कि कैसे कैसे वहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे और कैसे कैसे प्रोसीजर होगा, ताकि आपके लिए एक जो लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, जो मोड ऑफ एक्शन है, वो आपको पहले से ही पता हो और आपके के लिए वहाँ पे चीज़ों को डील करना थोड़ा आसान हो जाए, आप बहुत ज़्यादा वहाँ पे पैनिक ना करो। देखो, जिस दिन आपको अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए जाना होता है, एक दिन पहले बता दिया जाता है कि नेक्स्ट डे देयर विल बी योर अल्ट्रासोनोग्राफी। यू हैव टू कैरी अ वाटर बॉटल, आपको अपने साथ एक वाटर बॉटल लानी है, एंड यू हैव टू कैरी अ टॉवल ऑल्सो, एक टॉवल वाटर बॉटल के साथ आना है। यू हैव टू वियर लूज़ क्लोथ्स, आपको उस दिन लूज़ क्लोथ्स पहनने हैं जिस दिन आप अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए जाओगे। ठीक है, अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए आपको लूज़ क्लोथ्स की ज़रूरत है, वाटर बॉटल की ज़रूरत है और टॉवल की ज़रूरत है। अगर आपकी अल्ट्रासोनोग्राफी में उस दिन टाइम होता है तो यू आर एडवाइज टू कैरी योर वाटर बॉटल विद योर सेल्फ एंड कैरी अ वाटर बॉटल ऑफ 2 लीटर। आप 2 लीटर की वाटर बॉटल कैरी करो, क्योंकि अल्ट्रासोनोग्राफी तभी हो सकती है जब आपका मतलब आपने अच्छा खासा पानी पी रखा हो, अच्छा खासा आपने वाटर कंज्यूम किया हो और आपका पेट पानी से भरा हो, बट यू डोंट हैव टू पास यूरिन आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर। लेकिन वो पानी पीने के बाद आपको यूरिन पास आउट करने नहीं जाना है। यू आर नॉट एडवाइज टू पास योर यूरिन आफ्टर ड्रिंकिंग दैट मच ऑफ वाटर, क्योंकि जो अल्ट्रासोनोग्राफी होती है वो जब पानी से पूरा पेट भरा होता है तभी प्रॉपर हो सकती है। तो दे आर एडवाइज यू टू ड्रिंक वाटर कंटिन्यूसली, थोड़ा थोड़ा करके वो आपको कंटिन्यूसली पानी पीने के लिए कहते हैं, और ऐसा ही करिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा देखा है कि यार पानी तो पिया लेकिन उतना अच्छे प्रॉपर अमाउंट में नहीं पी पाया, तो पेट नहीं भरा, बहुत ज़्यादा आपको फील नहीं हुआ कि नाउ दिस इज़ द अर्ज टू गो फॉर यूरिनेशन। जब तक ये वाली कंडीशन नहीं आती ना, दे विल नॉट सेंड यू फॉर द अल्ट्रासोनोग्राफी। आप कौन सी कंडीशन अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए? दे विल आस्क यू टू ड्रिंक वाटर कंटिन्यूसली, वो आपको पानी पीने के लिए कंटिन्यूसली कहेंगे, एंड at the point of the time when you feel that you cannot control your urination, and this is the time when you have to pass out the urine, कि अब ये वो टाइम है जब आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे आपकी यूरिनेशन को, और अभी के अभी आपको यू हैव टू गो फॉर द यूरिनेशन, तब आपको अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए भेजा जाता है। ठीक, फिर अल्ट्रासोनोग्राफी में आपकी ओवरीज चेक की जाती हैं, ओवरी के साथ साथ फैलोपियन ट्यूब और जितने भी बेसिकली आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स होते हैं, किडनीज़ वगैरह, स्प्लीन, लिवर, सब की पूरी एब्डोमिनल ऑर्गन्स की आपकी अल्ट्रासोनोग्राफी की जाती है। ठीक है, अगर ओवरीज़ में कोई सिस्ट वगैरह होती है, लिवर में स्वेलिंग वगैरह होती है, तो आपको टेम्परेरी रिजेक्शन मिल सकता है।
अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो यू आर कम्प्लीटली फिट एंड फाइन, ठीक है। फिर अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए आपको लूज़ क्लोथ्स इसलिए पहनने को बोला जाता है ताकि आपको थोड़ा बहुत क्लोथ्स इधर उधर रिमूव करने में आसानी हो और दे कैन डू योर अल्ट्रासोनोग्राफी ईजिली, अल्ट्रासोनोग्राफी वो ईजिली कर पाएँ। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ पे ऑब्जेक्शन करेंगे कि देयर विल बी अ मेल डॉक्टर और फीमेल डॉक्टर फॉर अल्ट्रासोनोग्राफी, कि क्या वहाँ पे कोई मेल डॉक्टर होगा या फिर फीमेल डॉक्टर होगा अल्ट्रासोनोग्राफी। बेटा बेसिकली फ़ीमेल डॉक्टर्स आर देयर फॉर अल्ट्रासोनोग्राफी, फ़ीमेल डॉक्टर्स होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मेल डॉक्टर्स भी आपको मिले अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए। ऐसी कंडीशन में पैनिक मत होइएगा, अननेसेसरली कोई इशू मत क्रिएट करिएगा, कोई सीन मत क्रिएट करिएगा। दिस इज़ योर मेडिकल फील्ड एंड एवरीथिंग इज़ नॉर्मल हेयर। ये आपकी मेडिकल फील्ड है, यू आर गोइंग टू बी अ नर्स, आप एक नर्स बनने जा रहे हो एंड यू कैन understand this thing very clearly that you have to treat the patient neutrally without being gender specific। आपको एक पेशेंट को न्यूट्रली ट्रीट करना होगा जेंडर स्पेसिफिक ना होते हुए। तो दिस इज़ मेडिकल फील्ड एंड एवरीथिंग इज़ नॉर्मल हेयर। मेडिकल आपके कर रहे हैं वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही पड़ना चाहिए। अगर कोई मेल डॉक्टर आपकी अल्ट्रासोनोग्राफी कर रहे हैं तो देयर विल बी अ फीमेल ऑफिसर एज वेल। अगर कोई मेल डॉक्टर आपकी अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए अपॉइंट किए गए हैं तो वहाँ पे उस रूम में एक फ़ीमेल ऑफिसर भी होंगी, आप अकेले नहीं होंगे। ये सारे तो रूल्स होते हैं, लॉज होते हैं, लेकिन आपको वहाँ पे अननेसेसरली कोई भी सीन क्रिएट नहीं करना है, कुछ पैनिक नहीं होना है कि कहीं ऐसा ना हो आपके नाम पे कोई रेड मार्क कर दिया जाए, ठीक है। तो आपको ऐसा अननेसेसरली कोई सीन क्रिएट नहीं करना है। ये होता है अल्ट्रासोनोग्राफी डिपार्टमेंट, ये हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद आप एक्सरेज में भी भेजे जा सकते हो क्या, ये भी आपका एक डिपार्टमेंट होता है। एक्सरेज भी आपकी की जाती हैं, एक्सरे आपका किया जाता है, चेस्ट का एक्सरे पूरा आपका प्रॉपर किया जाता है। और अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो यू कैन गेट अ टेम्प्रेरी रिजेक्शन, आपको टेम्प्रेरी रिजेक्शन के लिए भेजा जाता है। आप सोचोगे यार मैम हैज़ एडवाइस टू वेयर लूज क्लोथ फॉर अल्ट्रासोनोग्राफी, कहीं एक्सरे के लिए भी ऐसा कोई सीन तो नहीं है। एक्सरे के लिए दे विल प्रोवाइड यू अ ड्रेस देयर, वहाँ पे जो पेशेंट यूनिफॉर्म पेशेंट ड्रेस होती है ना, they will give you there and you have to wear that dress at the same point in the room of in that x-ray room only, and then after your x-ray you have to remove that dress over there and you can wear your normal clothes। आपको एक एक्सरे के लिए जो भी रिक्वायर्ड ड्रेस होती है वो वहीं पे दी जाएगी, आपको वहीं पे पहननी होती है। फिर आपका एक्सरे होता है, फिर आपको वहीं पे वो अपनी जो भी ड्रेस यूनिफॉर्म जो भी कहो वो वहीं पे उतार के आप अपने नॉर्मल क्लोथ्स पहन के वापस आ सकते हो। ये आपका एक्सरे का प्रोसीजर हो गया, ठीक है। एक्सरेज का प्रोसीजर, अल्ट्रासोनोग्राफी हमने डिस्कस कर ली, ईएनटी और डेंटल डिस्कस कर लिया, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट डिस्कस कर लिया। फिर बात करते हैं आइज़ डिपार्टमेंट में। आइज़ डिपार्टमेंट बेटा वहाँ पे आइज़ में दो चीज़ें टेस्ट की जाती हैं, ठीक है। इफ़ आप स्पेक्स पहनते हो, आपको चश्मे लगे हुए, नो नीड टू वरी अबाउट दैट, अ सर्टेन रेंज ऑफ आई पावर इज़ एक्सेप्टेड। एक सर्टेन रेंज है आई पावर की जो कि वहाँ पे एक्सेप्टेड है। तो अगर आपको चश्मे लगे हैं, आपने पहने हुए हैं, कोई बात नहीं है, टेंशन मत लो कि यार मेरे तो आई टेस्टेड है या फिर मैं तो स्पेक्स पहनती हूँ, आई विल बी रिजेक्टेड ओवर देयर। नो, नथिंग विल बी देयर। आप एक सर्टेन रेंज तक, एक सर्टेन आई पावर तक यू आर एक्सेप्टेड ओवर देयर, तो वहाँ पे आपको एक्सेप्टेंस मिलती है। ऐसी चीज़ों के लिए आपको पैनिक होने की कोई भी ज़रूरत अननेसेसरली नहीं है, ठीक। दो चीज़ें आपकी आईज़ में बेसिकली टेस्ट की जाती हैं, एक तो आपकी आई पावर, दूसरी आपकी कलर ब्लाइंडनेस। अब कलर ब्लाइंडनेस के लिए कैसे चेक किया जाता है, अगर आपको पहले से पता हो या फिर टेस्ट वेस्ट कराया हो, नहीं तो आई एम गिविंग यू अ रफ एस्टिमेट। एक रफ़ एस्टिमेट देते हैं कि कैसे टेस्ट होता है। आप एक अच्छी खासी दूरी पे बैठे होते हो एक स्क्रीन से, ठीक है। आप एक अच्छी खासी दूरी पे बैठते हो एक स्क्रीन से और सामने एक स्क्रीन लगी होती है, वहाँ पे बहुत सारे कलर डॉट्स के बीच में एक नंबर लिखा होता है, कलरफुल नंबर ही होता है और कलरफुल डॉट्स ही होते हैं। आपको वो नंबर सही आइडेंटिफाई करना होता है एंड यू हैव टू टेल दैट डॉक्टर कि विच नंबर यू हैव आइडेंटिफाइड। वो नंबर जो उन कलरफुल
डॉट से मिलकर बना होता है, कलरफुल डॉट्स होते हैं, वो आप उनमें से जो नंबर आपको हल्का सा दिख रहा होता है वो नंबर आइडेंटिफाई करके डॉक्टर को बताना होता है कि ये नंबर आपने आइडेंटिफाई किया हुआ है। इससे पता चलता है कि आप कलर ब्लाइंड हैं या नहीं। अगर आप सही आइडेंटिफाई कर लेते हो तो यू आर कम्प्लीटली फिट, ठीक है। आई पावर तो कुछ एक रेंज तक एक्सेप्टेड है, उसके लिए भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर चश्मा पहनते हो तो कैरी योर स्पेक्स विद यू, अपने स्पेक्स को अपने साथ ले जाओ। दे कैन चेक योर स्पेक्स एट द टाइम ओनली, वो आपके स्पेक्स चेक करके आपकी पावर टेस्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई इतना इतना है। वो बेसिकली वहीं पे आपके स्पेक्स भी हाथ में लेकर अपने चेक कर लेंगे। तो अगर आप स्पेक्स पहनते हो तो पहन के ही जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे पहने रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। ये हो गया आपका आइज़ डिपार्टमेंट। इसके बाद एक आता है आपका सर्जरी डिपार्टमेंट। सर्जरी डिपार्टमेंट में बेसिकली गर्ल्स को थोड़ा हेजिटेशन होता है और सारी चीज़ें कि क्या होगा मेडिकल में कैसा नहीं। देखो, सर्जरी डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे एवरीथिंग विल बी चेक्ड, हर एक चीज़ चेक की जाएगी। सर्जरी डिपार्टमेंट में भी आपको एक पर्टिकुलर पेशेंट ड्रेस दी जाएगी, पेशेंट यूनिफॉर्म दी जाएगी जो आपको वहीं पे पहननी होती है। फिर यू कैन रिमूव दैट ड्रेस एंड यू कैन वेयर योर नॉर्मल क्लोथ्स। आप उस ड्रेस को चाहो तो रिमूव कर मतलब वहीं पे रिमूव करके अपने नॉर्मल ड्रेस आफ्टर द प्रोसीजर पहन सकते हो, ठीक। अब सर्जरी डिपार्टमेंट में क्या होता है? सर्जरी डिपार्टमेंट में आपका फ्लैट फुट, नॉक, नीज़, ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, पहले ही बता दूँ ताकि आपको वहाँ पे किसी भी तरीके का हेजिटेशन ना हो। पाइल्स आर ऑल्सो चेक देयर, लेकिन बहुत बड़ा इशू मत बनाइएगा इस चीज़ को कि यार ये क्या मैम ने बोल दिया, हाँ मैम ये क्या बोल रही हैं, और हाउ कंफर्टेबल शी इज़ वाइल टॉकिंग अबाउट दिस। ऐसी चीज़ें वहाँ पे मत करिएगा क्योंकि दिस इज़ मेडिकल फील्ड। बेसिकली आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट, आई एम अ मेडिको, तो आई नो दैट एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। यू आर गोइंग टू बी अ नर्स एंड दिस इज़ नॉर्मल। अगर आपको कोई पेशेंट आएगा और इफ़ कोई पेशेंट कहता है कि उसे इस जगह पे प्रॉब्लम है तो वॉन्ट यू टेस्ट, आप टेस्ट करोगे बेटा। तो दिस इज़ द नॉर्मल थिंग, ये नॉर्मल थिंग है और नॉर्मल प्रोसीजर है। इन सारी चीज़ों के लिए खुद को मेंटली प्रिपेयर्ड रखिएगा, ठीक है। और ऐसी कोई अननेसेसरली वहाँ पे गॉसिप में मत लग जाइएगा, अननेसेसरली कोई सीन मत क्रिएट करिएगा जहाँ से आपके नाम पर रेड मार्क आपको किया जाए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी सर्जरी डिपार्टमेंट में चेक होती हैं। फ्लैट फुट, नॉक, नीज, पाइल्स वगैरह ये आपके सर्जरी डिपार्टमेंट में चेक किए जाते हैं। फिर इसके बाद मेडिसिन डिपार्टमेंट होता है आपका। मेडिसिन डिपार्टमेंट में जाने से पहले आपका क्या चेक किया जाएगा? मेडिसिन डिपार्टमेंट में जाने से पहले आपका पहले तो हाइट चेक की जाएगी। अब पहले क्या था, मिनिमम हाइट विच वॉज रिक्वायर्ड वॉज 148 सेंटीमीटर्स। पहले क्या था, मिनिमम हाइट जो रिक्वायर्ड थी वो था 148 सेंटीमीटर। लेकिन फ्रॉम 2020 ऑनवर्ड्स द मिनिमम हाइट विच इज़ रिक्वायर्ड इज़ 152 सेंटीमीटर्स, ठीक है। 152 सेंटीमीटर्स हाइट रिक्वायर्ड है। कुछ कैंडिडेट्स जो नॉर्थ ईस्ट को बिलोंग करते हैं उनको छोड़ के बाकी सारे कैंडिडेट्स की मिनिमम हाइट 152 सेंटीमीटर्स रिक्वायर्ड है। तो मेडिसिन डिपार्टमेंट में आपकी रिपोर्ट भेजने से पहले आपकी ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। हाइट चेक होता है, आपका वेट आपकी हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, बॉडी मास इंडेक्स को फॉलो करता होना चाहिए, ठीक है। फिर आपकी लंग कैपेसिटी चेक की जाएगी। लंग कैपेसिटी का मतलब दे विल आस्क यू टू इनहेल हैविली, वो आपको हैविली इनहेल करने के लिए कहेंगे। देन आपकी जो चेस्ट एक बार वो होता है ना कि मेजर किया जाता है आफ्टर इनहेलेशन और आफ्टर एक्सहेलेशन, वो मेजर किया जाता है। ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं। हाइट वेट चेक किया जाता है। फिर मेडिसिन डिपार्टमेंट में आप जब आपकी रिपोर्ट इन सारी चीज़ों के साथ भेजी जाती है तो वहाँ पे आपका स्वेटी पाम्स चेक किए जाते हैं कि आर यू हैविंग स्वेटी पाम्स और नॉट। अगर आपके पाम्स स्वेटी हैं तो यू विल गेट अ टेम्प्रेरी रिजेक्शन। अगर आपके पाम्स स्वेटी रहते हैं तो टेम्प्रेरी रिजेक्शन मिलता है। स्वेटी पाम्स का मतलब है बहुत ज़्यादा हाथ गीले रहते हैं, पसीना बहुत ज़्यादा आता है हाथों में, तो ऐसी केस में आपको टेम्प्रेरी रिजेक्शन मिल सकता है, ठीक है। आपको फिर बोला जाता है कि थोड़े हाथ दूर दूर रखिए, ज़्यादा रगड़िए मत, हीट मत प्रोड्यूस करिए हाथों से रब करके, तो क्योंकि ऐसी कंडीशंस में बहुत ज़्यादा आपका स्वेट आता है। फिर थोड़ा हाथों को सूखा रखने की कोशिश करिए ताकि आपको टेम्परेरी रिजेक्शन ना मिले। इसके बाद मेडिसिन डिपार्टमेंट में ही आपको क्या कराया जाता है कि आपको आपकी जो पैरों की उंगलियां होती है ना, बेसिकली टोज़ पे खड़े होने को बोला जाता है। एंड यू हैव टू क्लोज़ योर आइज़ वाइल स्टैंडिंग ऑन योर टोज़ फॉर 2 मिनट।
आइज़ क्लोज़ करके आपके टोज़ पे खड़े रहना पड़ता है 2 मिनट्स के लिए। वो चेक करते हैं कि आपका जो बॉडी पॉस्चर है, जो बैलेंस है आपकी बॉडी के पॉस्चर के साथ, वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, आपका जो ब्रेन का बैलेंसिंग पार्ट है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, वो आपसे टेस्ट वहाँ पे कराया जाएगा। हो सकता है कि इस टेस्ट को रिप्लेस करके आपसे पैरों की उंगलियों के बलों पर चलने को कह दिया जाए फॉर 5 स्टेप्स और 5 फॉर 10 स्टेप्स। तो इसका बेसिकली जो फंडा होता है, जो ये इसका रूल होता है कि ऐसा क्यों कराया जाता है, ये चेक करते हैं कि योर बैलेंसिंग पार्ट ऑफ योर ब्रेन इज़ वर्किंग प्रॉपरली और नॉट, और इट इज़ एबल टू मेक अ प्रॉपर बैलेंस इन योर बॉडी पॉस्चर। बॉडी पॉस्चर का प्रॉपर बैलेंस बन रहा है या नहीं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे टेस्ट की जाती हैं। अगर आप ओवरवेट कैंडिडेट हैं फिर भी आपको टेम्परेरी रिजेक्शन मिलता है। ठीक है, तो ओवरवेट कैंडिडेट्स ऐसे जो कैंडिडेट्स हैं जिन्हें लगता है कि वो ओवरवेट हैं, आप अभी भी आपको लगभग एक अच्छा खासा टाइम मिलेगा इंटरव्यू के लिए, तो आप अभी से अपना वेट लूज़ करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ओवरवेट की कंडीशन में भी टेम्परेरी रिजेक्शन दिया जाता है। ये वो सारे डिपार्टमेंट्स थे जिनसे आपको 1 बाय 1 होकर गुजरना पड़ता है मेडिकल प्रोसीजर के लिए। आई थिंक आई हैव मेंशन्ड ऑल द डिपार्टमेंट्स, ऑल द मेडिकल डिपार्टमेंट्स। मैंने कोशिश करी कि जितने भी मेडिकल डिपार्टमेंट से होकर आपको गुजरना पड़ता है मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, और आई थिंक आई डिड माई बेस्ट। मैं सोचती हूँ कि मैंने अपना बेहतर दिया है आपको, और अब आपके दिमाग में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि क्या क्या टेस्ट होते हैं, कौन कौन से मेडिकल प्रोसीजर होते हैं। मेडिकल्स के लिए एक चीज़ आपको और एडवाइस कर दूं कि वेयर लूज़ क्लोथ्स पहन के जाइएगा, ताकि आपको एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भागने का मतलब ये नहीं कि कोई रनिंग रेसिंग है, भागने का मतलब ये है कि टाइमली वहाँ पे रिपोर्ट करना। तो ऐसे सीन में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि कुछ कपड़े ऐसे होते हैं, सम ड्रेसेस आर लाइक दैट दे मेक यू अनकम्फर्टेबल, वो आपको अनकम्फर्टेबल फील कराते हैं वाइल वॉकिंग, वाइल सिटिंग। तो अवॉइड दीज टाइप ऑफ क्लोथ्स फॉर मेडिकल्स। ऐसे क्लोथ्स को मेडिकल में थोड़ा अवॉइड करिएगा, ताकि आपको कोई भी अनकम्फर्टेबल फील ना हो, कुछ भी अनकम्फर्टेबल आपको ना लगे। कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनिएगा, थोड़े लूज़ क्लोथ्स पहनिएगा, ताकि आप जो भी टेस्ट हों उनमें बहुत स्मूथली आप उनके साथ कोऑपरेट कर पाओ। ठीक है, आई थिंक ये आपका वो मेडिकल प्रोसीजर है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आपको एक थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा कि MNS का एक्चुअल मेडिकल प्रोसीजर क्या होता है। अगर आपको वीडियो समझ में आया है कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस वहाँ पे आपको दिए जाएंगे, कैसे कैसे मेडिकल प्रोसीजर होता है वहाँ पे, अगर आपको वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर स्टिल आपके पास कोई कन्फ्यूजन बचता है तो वो भी हमसे शेयर करें। आवर कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज़ वेटिंग फॉर यू। इसके साथ अगर आप MNS 21 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो हमारा नंबर तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में था, साथ ही साथ आपको आपकी स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हुआ था, तो यू कैन गेट अवर नंबर फ्रॉम देयर। आपको वहाँ पे हमारा नंबर मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू सो मच वंस अगैन।